चलिए दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना ललितपुर में आपका स्वागत है। पर्यावरण से संबंधित अभी तक जो आपको 3 वीडियो दिए गए हैं, वो जो लास्ट वीडियो आपको दिया गया था वो पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित था, इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी से संबंधित था। वो अभी चूँकि जो पारिस्थितिकी तंत्र वाला टॉपिक है ये बड़ा टॉपिक है, तो आज आपको जो वीडियो दिया जा रहा है वो 4th लेक्चर आपको एनवायरनमेंट से संबंधित 4th लेक्चर आज आपको दिया जा रहा है। इसी क्रम में चूँकि शेड्यूल आ चुका है, तो इसी क्रम में जो आगे के जो एनवायरनमेंट से संबंधित जो भी ऑनलाइन क्लासेस होंगी वो आपको क्रम से दी जाएंगी। आपका उद्देश्य यही होना चाहिए कि आपको जो भी ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाई जा रही हैं आपको अपनी कॉपी पर नोट करते जाना चाहिए, ताकि आपके पास एक विधिवत तरीके से नोट आपके पास बन जाए, ताकि रिवीजन करने में आपको आसानी होगी। तो आप ऑनलाइन क्लास की जो भी वीडियो देखिएगा तो उनको नोट थोड़ा सा करते जाइएगा। और ख़ासतौर से एनवायरनमेंट के जो टॉपिक हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो वर्तमान में अभी चल रहे हैं। तो आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि कॉपी पर आपके जो भी वीडियोज हैं वो आपके नोट होने चाहिए, ताकि रिवीजन करने में सहायता हो। तो पारिस्थितिकी तंत्र में इसके पिछले वाले वीडियो में जो आपसे वार्तालाप हुई थी कि पारिस्थितिकी तंत्र है क्या, उसकी संकल्पना क्या है, क्या उसका संगठन है, किसे पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है, क्या उसका संगठन है, पारिस्थितिकी संरचना कैसे होती है, और इसी क्रम में जो पारिस्थितिकी तंत्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इस टॉपिक पर आपसे वार्तालाप हुई थी। जैविक और अजैविक घटकों का आपस में कैसे संबंध बनता है, अंतर संबंध बनता है, और ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार से होता है, और 10% का नियम क्या है। तो ये पिछले वीडियो में आपसे वार्तालाप हुई थी। इसी क्रम में आगे जो आपसे वार्तालाप हो रही है वो है भू जैव रासायनिक चक्र है। इकोसिस्टम के अंतर्गत ही भू जैव रासायनिक चक्र है, जिसमें हमें ये समझना है कि जो पोषक तत्व हैं उनका कैसे चक्रीय प्रवाह होता है। ठीक है, तो ये भू जैव रासायनिक चक्र, ठीक है, भू जैव रासायनिक चक्र को देख लीजिएगा। सरल तत्वों को जटिल तत्वों में बदलना है, सरल तत्वों को जटिल में बदलना है। ये सरल तत्वों को जटिल तत्वों में और जटिल तत्वों को सरल तत्वों में बदलने का जो चक्र है उसे कहा जाता है भू जैव रासायनिक चक्र। रासायनिक चक्र। अब ये जियो बायो केमिकल साइकिल, अब ये जो सरल तत्वों को जटिल तत्वों में बदलने का कार्य और जटिल तत्वों को सरल तत्वों में बदलने का कार्य कैसे किया जाएगा, ये चूँकि थोड़ा सा हमें समझ लेना है कि ये कार्य कौन कौन या किसके माध्यम से किए जाते हैं ये कार्य। तो देखिएगा, जो सरल तत्वों को जटिल तत्वों में हैं, जो पौधे होते हैं, जितने भी हरे पौधे होते हैं, हरे पौधे मिट्टी जल से खनिज लवणों को सरल रूप में ग्रहण कर लेते हैं। तो हरे पौधे मिट्टी से या जल से पौधे सरल तत्वों में ग्रहण कर लेते हैं, और ग्रहण करने के बाद
जो संचित रूप में जो ऊर्जा रखते हैं, वो संचित ऊर्जा है वो इनके पौधे हैं अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, और उसके बाद संचित पदार्थों को कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन या जो अन्य खनिज लवण हैं या यौगिक हैं इसमें ये परिवर्तित कर देते हैं। और ये जो हैं, ये जो तत्व हैं या जो यौगिक हैं, ये जटिल यौगिक हैं, ये जटिल यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं, तो ये जटिल यौगिक बन जाते हैं। तो जो पौधे हैं, हरे पौधे हैं, उत्पादक हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में अजैविक जो घटक हैं इनकी सहायता से भोजन बनाते हैं, और भोजन बनाने के बाद जो ऊर्जा संचित है या जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो अपनी 90% ऊर्जा अपनी शारीरिक क्रियाओं में खर्च कर देते हैं, और शेष जो ऊर्जा है वो 10% जो ऊर्जा बचती है वो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में, या यूँ कहें कि निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर की ओर उसका प्रवाह होता है। तो पौधों ने मिट्टी से सरल रूप में खनिज लवणों को प्राप्त किया है और जटिल यौगिकों में बदलने का कार्य किया है। तो जो पौधे होते हैं वो सरल तत्वों को जटिल यौगिकों में बदलने का कार्य करते हैं। अब इसके बाद जटिल तत्वों को या जटिल यौगिकों को सरल यौगिकों में बदलने का कार्य किनके माध्यम से किया जाएगा। तो अब यहाँ प्रोसेस देखिएगा कि जितने भी हरे पौधे हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, इन सब की होगी मृत्यु। इन सब की क्या होगी? मृत्यु होगी। अब जो मृत शरीर होगा उस मृत शरीर का अपघटन होगा। तो इस मृत शरीर का होगा क्या? अपघटन होगा। अपघटक के माध्यम से होगा। अपघटकों द्वारा ये उनके शरीर का डिकम्पोज होगा, यानी कि अपघटन होगा। तो अपघटन में जो मोस्टली जो बैक्टीरिया होते हैं या जो अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं, इनके माध्यम से हरे पौधे और जो मृत जीव जंतु हैं इनके शरीर का अपघटन होगा, जो अपघटक के माध्यम से होगा। और उस मृत शरीर को सूक्ष्म जीव या अपघटक तोड़ करके, जटिल यौगिकों को तोड़ करके पुनः मिट्टी और वायुमंडल में मिला देते हैं। तो ये जो अपघटक हैं, ये अपघटक इन जटिल कार्बनिक यौगिकों को पुनः मिट्टी और वायुमंडल में, मिट्टी प्लस वायुमंडल में इनको मिला देते हैं। तो जो जटिल कार्बनिक यौगिक हैं उनको अपघटकों के माध्यम से तोड़ करके सरल यौगिकों में, सरल तत्वों में पुनः मिट्टी में मिला दिया जाता है या जल में उनको मिला दिया जाता है, और जिससे पुनः हरे पौधे अगले चक्र में इसको प्राप्त कर लेते हैं और फिर से जटिल कार्बनिक यौगिकों में बदल देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो भू-जैव रासायनिक चक्र है ये चलता रहता है, और फिर से जो सरल खनिज यौगिक हैं, लवण हैं, वो पुनः पौधों के द्वारा मिट्टी से या वायुमंडल से ग्रहण कर लिए जाएंगे और पुनः जटिल यौगिकों में। तो इस प्रकार का जो चक्र है इसे कहा जाता है भू-जैव रासायनिक चक्र के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये भू-जैव रासायनिक चक्र है, तो इसे जियो-बायोकेमिकल साइकिल,
केमिकल साइकिल के नाम से इसे जाना जाता है, भूजैव रासायनिक चक्र के नाम से इसे जाना जाता है। तो चूंकि डायग्राम आपको बना दिया गया है, आप लोगों ने बना भी लिया होगा, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा तो वो ठीक रहेगा। लिखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र में जहां प्रथम पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर तक ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, वहीं पोषक तत्वों का भूजैव रासायनिक चक्र के द्वारा चक्रीय प्रवाह होता है। पौधों के द्वारा जल, मिट्टी और वायुमंडल से सरल तत्वों के रूप में ग्रहण किया जाता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनने के क्रम में जटिल रासायनिक यौगिकों में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसके बाद पौधे और जीव जंतुओं के मृत्यु होने पर इनके शरीर का अपघटकों के माध्यम से किया जाता है और मृत शरीर को तोड़ करके अथवा जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल तत्वों में परिवर्तित कर मिट्टी, जल या वायु में मिला दिया जाता है या मिला दिए जाते हैं, जिन्हें पौधे पुनः प्राप्त कर लेते हैं।
जिन्हें पौधे पुनः प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार के चक्रण को भूजैव रासायनिक चक्र कहा जाता है। भूजैव रासायनिक चक्र कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। इस प्रकार पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों के चक्रीय प्रवाह के कारण उच्च पोषण स्तर पर अधिक ऊर्जा की प्राप्ति के लिए कार्बनिक पदार्थों का संचय अधिक होता है। किसी भी मानव हस्तक्षेप रहित पारिस्थितिकी तंत्र की क्रियाशीलता में ऊर्जा एवं पदार्थों के स्थानांतरण के साथ न केवल पारिस्थितिकी तंत्र की क्रियाशीलता बनी रहती है बल्कि एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र का विकास होता है। पारिस्थितिकी तंत्र का विकास होता है जब कभी भी बाह्य कारकों के प्रभाव से पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यशीलता में अवांछनीय परिवर्तन से पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित होता है। तब विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अतः
पर्यावरण संरक्षण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलित विकास को महत्व देना आवश्यक है। ठीक है, चलिए तो ये जो पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित जो भू-जैव रासायनिक चक्र क्या होता है, सरल तत्वों को कौन ग्रहण करता है, किसमें बदल देता है, जटिल तत्वों को सरल तत्वों में कौन बदल देता है, क्या क्या होता है। तो ये जो भू-जैव रासायनिक चक्र है, ये भू-जैव रासायनिक चक्र के क्रम में जो आगे जो आपका टॉपिक है, इसी क्रम में जो आगे टॉपिक है उस टॉपिक को समझना है कि पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता या पारिस्थितिकीय उत्पादकता, ये भू-जैव रासायनिक चक्र है। पारिस्थितिकीय उत्पादकता, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्या होती है पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम। चलिए इसी क्रम में पारिस्थितिकीय उत्पादकता या पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, ये टॉपिक है पारिस्थितिकीय उत्पादकता या पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता है उसे हम चूँकि मोस्टली दो भागों में से बांट लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता का अर्थ क्या है वो हम इसके नीचे समझेंगे, और जो दूसरा टॉपिक है इसी में हम पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता का मापन कैसे किया जाए या कैसे करेंगे। तो पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता का अर्थ क्या है, हम इसका मापन कैसे करेंगे। तो चूँकि जो मापन है, मापन हम मोस्टली तीन रूपों में इसको बांट लेते हैं या तीन रूपों में से बांट लिया जाता है। मापन यदि हम करेंगे तो पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता का जो मापन है वो मोस्टली तीन रूपों में कर लेते हैं। और मापन का मतलब, उत्पादकता का मतलब किससे होगा, ऊर्जा से होगा। तो प्रोडक्टिविटी का मतलब हो गया ऊर्जा से होगा। तो हम इस ऊर्जा किससे पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता कहेंगे और किस क्षेत्र इसकी मापन या इसका मापन कैसे किया जाएगा। तो पारिस्थितिकी तंत्र का अर्थ है, तो आप यहाँ लिख लीजिएगा इसी के नीचे, अभी हम लिखवा देंगे। मापन को समझ लीजिएगा। मापन चूंकि तीन रूपों में होता है, या तो हम पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को जीपीपी के रूप में माप लेंगे, या हम पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को एनपीपी के रूप में माप लेंगे। ये दोनों ही प्रकार की उत्पादकता है, या हम अलग अलग उसको समझ लेंगे और फिर जानेंगे सामुदायिक उत्पादकता क्या होती है। फिर हम इसको समझ लेंगे कि सामुदायिक उत्पादकता क्या है। तो पहले तो इसके बारे में आपको जानकारी दी गई होगी, जब पारिस्थितिकी तंत्र का संरचना आपको पढ़ाई गई होगी। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र क्या जो जीपीपी के रूप में है, तो जो हरे पौधे होते हैं, हरे पौधों के पास जो ऊर्जा संचित रहती है वो जीपीपी के रूप में संचित होती है। यानी कि हरे पौधे यानी कि उत्पादक स्तर पर जो ऊर्जा संचित होती है या जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है वो जीपीपी के रूप में होती है। तो ये हरे पौधे यानी कि उत्पादक स्तर पर ऊर्जा है, ठीक है, उत्पादक
स्तर पर ऊर्जा है। अब ये जो ऊर्जा है हरे पौधों से ऊर्जा आगे बढ़ेगी, शाकाहारी यानी कि उपभोक्ता स्तर पर आएगी। तो उपभोक्ता स्तर पर जो ऊर्जा होती है ये उपभोक्ता स्तर पर है, उपभोक्ता स्तर पर ये ऊर्जा संचित होती है। अब ये जो उपभोक्ता स्तर पर जो ऊर्जा है वो कैसे आगे बढ़ती है, यदि हम एनपीपी को निकालें, एनपीपी बराबर कर देंगे जीपीपी माइनस शारीरिक या श्वसन संबंधी क्रियाओं में खर्च ऊर्जा यदि हम इसको माइनस कर देंगे, श्वसन संबंधी क्रियाओं में खर्च ऊर्जा जो 90% या 90% जो 10% के नियम के अनुसार ऊर्जा जो खर्च हो रही थी, वो यदि हम एनपीपी निकालें, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को निकालें, वो कैसे आएगी। तो जो जीपीपी है जो पौधों के पास है उसमें से श्वसन संबंधी क्रियाओं में जो खर्च ऊर्जा है उसको माइनस कर देंगे तो एनपीपी आ जाएगी। तो ये जो एनपीपी है वो यानी कि जीपीपी में से हम उसको माइनस कर देंगे। तो ये जो ऊर्जा होगी श्वसन संबंधी ऊर्जाओं में या क्रियाओं में खर्च ऊर्जा है। तो ये जो मापन होता है, फिर जो सामुदायिक स्तर की जो उत्पादकता है, इसे हम 3 भागों में से बांट लेते हैं। सामुदायिक स्तर का मतलब हुआ अब हमें जीव जंतु और जो वनस्पति है इसकी टोटल प्रोडक्टिविटी हमें जानना है, तो उसी को कहा जाएगा सामुदायिक उत्पादकता। जो सामुदायिक उत्पादकता है उच्च उत्पादकता, मध्यम उत्पादकता और निम्न उत्पादकता, इस रूप में हम इसे बांट लेंगे। अभी इसका हम विस्तार आगे करेंगे। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र की जो उत्पादकता है, उत्पादकता को हम 2 भागों में बांट लेते हैं। उत्पादकता का अर्थ क्या है और इसका हम मापन कैसे करेंगे। मापन के बारे में आपको जीपीपी के रूप में मापन कर लेते हैं जो हरे पौधों के पास है। फिर उपभोक्ता स्तर पर हम एनपीपी के रूप में मापन कर लेंगे, क्योंकि 2 ही स्तर ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अपघटक स्तर पर कार्बनिक पदार्थों के रूप में संचित रहते हैं तो उसका इतना कोई महत्व नहीं है। फिर मोस्टली हमें जानना है सामुदायिक उत्पादकता, जो उच्च सामुदायिक उत्पादकता किस क्षेत्र की होगी और मध्यम सामुदायिक उत्पादकता किस क्षेत्र की होगी या निम्न सामुदायिक उत्पादकता किस क्षेत्र की होगी। तो जहाँ हरे पौधों की संख्या ज़्यादा होगी या वहाँ निवास करने वाले जीव जंतुओं की संख्या ज़्यादा होगी, वहाँ की जो सामुदायिक प्रोडक्टिविटी है वो अधिक होगी। तो इस प्रकार से हम जानेंगे अभी आगे कैसे क्या क्या किस क्षेत्र की होगी। उससे पहले आपने यदि ऐसे डायग्राम बना दिया हो और ऐसे आप बना रहे हों तो अर्थ के नीचे आप उत्पादकता क्या होगी इसी के नीचे आप इसको लिख लीजिए या फिर इसी प्रकार का डायग्राम बना लीजिएगा। नहीं जगह छोड़िए तो अलग से हेडिंग डाल लीजिएगा। अर्थ, पारिस्थितिकी उत्पादकता का अर्थ क्या होता है, अर्थ में लिखिएगा किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषण स्तरों पर जैविक समुदाय के द्वारा किसी निश्चित समय के लिए कार्बनिक पदार्थों के रूप में
इकाई क्षेत्र में संचित ऊर्जा की मात्रा को उस क्षेत्र के पारिस्थितिकीय उत्पादकता कहा जाता है। पारिस्थितिकीय उत्पादकता कहा जाता है। अब मापन में हमने आपको जीपीपी के रूप में माप लेंगे जो हरे पौधों के पास में है, एनपीपी के रूप में माप लेंगे जो उपभोक्ता स्तर पर है। मोस्टली हमें जानना है सामुदायिक जो उत्पादकता है वो कहाँ उच्च होगी, कहाँ मध्य होगी और कहाँ निम्न होगी। तो इसी जो उच्च या जो मध्य है या जो निम्न है उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता सामूहिक रूप से जो सामुदायिक उत्पादकता है, इस सामुदायिक उत्पादकता को हम जैव समुदाय की उत्पादकता भी कहते हैं। जैव समुदाय की सामुदायिक या जैव समुदाय उत्पादकता के नाम से भी इसे जाना जाता है, जिसमें जो उच्च उत्पादकता है, तो जो उच्च उत्पादकता है वो जहाँ भी यानी कि सघन सदाबहार या इसी को कहें कि विषुवत रेखीय वनस्पति जहाँ पाई जाती है उस क्षेत्र की जो सामुदायिक उत्पादकता होती है वो उच्च होती है। तो जहाँ पर सघन सदाबहार या विषुवत रेखीय वन पाए जाते हैं उन क्षेत्रों की जो सामुदायिक उत्पादकता होती है वो अधिक पाई जाती है। जबकि जो जलीय तंत्र होता है या तो मैदानी क्षेत्र या फिर जलीय तंत्र होता है, जलीय तंत्र की पारिस्थितिकी उत्पादकता होती है वो मध्य होती है। जबकि जो हिमाच्छादित क्षेत्र हैं या तो हिमाच्छादित क्षेत्र या मरुस्थल और जो हिमाच्छादित क्षेत्र हैं इनकी जो पारिस्थितिकी उत्पादकता होती है वो निम्न पाई जाती है। तो जहाँ पर सघन सदाबहार वनस्पति या विषुवत रेखीय वनस्पति पाई जाती है उस क्षेत्र की सामुदायिक उत्पादकता उच्च पाई जाती है। जबकि जलीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र इनकी पारिस्थितिकी उत्पादकता मध्यम पाई जाती है। जबकि जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं या जो हिमाच्छादित क्षेत्र होते हैं यहाँ चूँकि वनस्पतियों का झाड़ियों के रूप में वनस्पति होती है या कम समय के लिए जो वनस्पति होती है हिमाच्छादित क्षेत्रों में लघु वर्धन काल वाली जो होती है वो टुंड्रा प्रकार की जो वनस्पति होती है उसकी जो सामुदायिक उत्पादकता होती है वो निम्न पाई जाती है। तो इसके डायग्राम के बारे में सामुदायिक उत्पादकता क्या होती है या जैव समुदाय की उत्पादकता क्या होती है इसको थोड़ा सा चूँकि बता तो दिया गया है, एग्जाम्पल आपको डाल दिए गए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, नोट करना इम्पोर्टेंट है। सामुदायिक उत्पादकता उच्च, मध्यम और निम्न समझना है। एग्जाम्पल हमने आपको तीनों के डाल दिए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसमें लिख लीजिएगा। चूँकि पारिस्थितिकी तंत्र को ऊर्जा की प्राप्ति प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा उत्पादक स्तर पर प्राप्त होती है। इसलिए
वनस्पति की सघनता, इसलिए वनस्पति की सघनता अधिक होने पर, पारिस्थितिकी तंत्र के सामुदायिक उत्पादकता अधिक हो जाती है, जैसे विषुवत-रेखीय क्षेत्र की सामुदायिक उत्पादकता, विषुवत-रेखीय सामुदायिक क्षेत्र की सामुदायिक उत्पादकता, जबकि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र और घास के मैदानों के पारिस्थितिकी उत्पादकता मध्यम होती है, एवं मरुस्थलीय क्षेत्र और हिमाच्छादित बर्फ से ढके हुए क्षेत्र, हिमाच्छादित प्रदेश की उत्पादकता निम्नतम होती है। इस प्रकार पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता में स्थानिक एवं कालिक भिन्नता पाई जाती है। अब ये देख लीजिएगा, इसमें दो शब्द हैं। एक तो स्थानिक मतलब स्थान के अनुसार स्थानिक, ठीक है, स्थानिक, और जो दूसरा शब्द आया है वो कालिक, ठीक है। स्थान का तो आपको समझ में आ गया होगा कि जैसा क्षेत्र होगा वैसी सामुदायिक उत्पादकता होगी। कालिक भिन्नता भी पाई जाती है, और कालिक भिन्नता का मतलब यहाँ जो मोस्टली जो है, एक तो गर्मी का सीजन होता है और दूसरा वर्षा काल का समय होता है। तो वर्षा काल में जो सामुदायिक उत्पादकता होती है वो वर्षा काल में अधिक हो जाती है, ठीक है। प्रत्येक क्षेत्र या जो प्रमुख जो क्षेत्र रहते हैं वो हरे भरे क्षेत्र बन जाते हैं, तो जिस कारण से जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ जो गर्मियों का सीजन होता है, ठीक है, इसमें जो तापमान अधिक होने के कारण वनस्पति की जो सघनता है वो कम हो जाती है, या जो घास के मैदान वगैरह हैं ये सूख जाते हैं। तो इस प्रकार से स्थानिक भिन्नता तो है ही, साथ साथ में जो कालिक भिन्नता होती है वो कालिक भिन्नता भी पाई जाती है। तो इस प्रकार से किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता आर्थोस का मापन इस प्रकार से कर लिया जाता है। अब पारिस्थितिकी तंत्र में जो अगला टॉपिक, उत्पादकता के आगे जो अगला टॉपिक है वो है जो क्रियाशीलता या जो कार्यशीलता है। इसी टॉपिक को आगे पारिस्थितिकी तंत्र में बढ़ा रहे हैं। इसी तरह में तो पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता है, इसको आपने समझ लिया है। इसी क्रम में जो अगला टॉपिक है पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित जो अगला टॉपिक है वो है पारिस्थितिकी तंत्र की जो क्रियाशीलता है, उस क्रियाशीलता क्या होती है, ठीक है, इसको समझना है। और इसी क्रम में जो विभिन्न प्रकार के जो पोषण स्तर हैं वो पोषण स्तर को आपको जानना है। तो पारिस्थितिकी तंत्र की पहले हम
क्रियाशीलता को समझ लेते हैं। क्रियाशीलता क्या होती है? क्रियाशीलता ये टॉपिक है पारिस्थितिकी तंत्र की क्रियाशीलता। तो पहले तो क्रियाशीलता के बारे में आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा। तो विभिन्न प्रकार के पोषण स्तर हैं, इसमें क्रियाशीलता में हेडिंग डाल करके लिख लीजिएगा पारिस्थितिकी तंत्र की क्रियाशीलता। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के निरंतर क्रियाशीलता इसके घटकों के पारस्परिक अंतःक्रिया पर निर्भर करती है, जिसे बनाए रखने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह है, अंडरलाइन कर लेना, ऊर्जा का प्रवाह है एवं पोषक तत्वों का चक्रीय प्रवाह है, महत्वपूर्ण है। चक्रीय प्रवाह महत्वपूर्ण है। इस चक्रीय अवस्था में पोषक तत्वों एवं ऊर्जा एक संतुलित श्रृंखला बनाते हैं। इसे ही पारिस्थितिकीय क्रियाशीलता कहा जाता है। तो अब इसमें क्रियाशीलता में दो ही चीजें आई हैं, यानी कि ऊर्जा का प्रवाह है और जो दूसरा है पोषक तत्वों का चक्रीय प्रवाह। ये दोनों में ही संबंध कहा गया है और इसी को कहा गया है कि इसे पारिस्थितिकीय क्रियाशीलता के नाम से जाना जाता है। तो पारिस्थितिकीय क्रियाशीलता है जो उसके घटकों पर निर्भर करती है और घटकों के बाद जो क्योंकि मोस्टली जो घटक हैं वो दो ही घटक आए हैं, एक तो पोषक तत्वों का चक्रीय प्रवाह है और जो दूसरा आया है वो जो ऊर्जा का प्रवाह है। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है इसी पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जो अगला टॉपिक है वो है पोषण स्तर। अब हमें इस पोषण स्तर को समझना है।
ठीक, पोषण स्तर क्या होता है? तो जो पोषण स्तर होता है वो आहार या भोजन का स्थानांतरण, आहार या भोजन का स्थानांतरण एक जीव से दूसरे जीव में होता है, इसी को कहा जाता है पोषण स्तर। और किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जो पोषण स्तर होता है वो प्रथम पोषण स्तर से या निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर की ओर जो आहार है, भोजन है, इसका स्थानांतरण होता है। तो आहार का स्थानांतरण या भोजन का स्थानांतरण एक जीव से दूसरे जीव में होता है, यानी कि आहार या भोजन, भोजन का स्थानांतरण, ठीक, एक जीव से अन्य जीव में होता है और इसी को कहा जाता है पोषण स्तर के नाम से इसे जाना जाता है या पोषण स्तर कहा जाता है। अब जो पोषण स्तर होते हैं, पोषण स्तर में थोड़ा सा देख लीजिएगा, यानी कि जो प्रथम पोषण स्तर है, प्रथम पोषण स्तर है, क्या होगा आगे इसके बारे में जानकारी देंगे। द्वितीय पोषण स्तर, फिर तृतीय पोषण स्तर और चतुर्थ पोषण स्तर। ये 4 प्रकार के पोषण स्तर होते हैं, या ये कहें कि निम्न पोषण स्तर से हमें जो जाना है वो उच्च पोषण स्तर की ओर जाना है। तो जो प्रथम पोषण स्तर है, प्रथम पोषण स्तर है उसमें जितने भी हरे पौधे होते हैं, सभी हरे पौधे जो होते हैं ये प्रथम पोषण स्तर के होते हैं, यानी कि इनको विशेष नाम दिया जाएगा उत्पादक, या जो स्वपोषी होते हैं इन्हीं को नाम दिया जाता है प्रथम पोषण स्तर, क्योंकि यह अजैविक घटकों की सहायता से और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से यह अपना भोजन बना लेते हैं, यानी कि जो सौर ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर लेते हैं। तो इनके पास जो संचित ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित है। अब जो इनसे जो द्वितीय पोषण स्तर है, अब द्वितीय पोषण स्तर का मतलब हुआ इनसे जो पौधे, हरे पौधों से जो भोजन लेंगे वो शाकाहारी जंतु होंगे, यानी कि शाकाहारी जंतु होंगे। अब शाकाहारी जंतु जो होते हैं वो हरे पेड़ पौधों से अपने पोषण प्राप्त करते हैं या ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो शाकाहारी स्तर में, ठीक है, जैसे हिरण हुआ, खरगोश हुआ, गाय हुआ, बकरी हुआ या अन्य जो भी जानवर होंगे, ये द्वितीय पोषण स्तर के होते हैं, जिन्हें शाकाहारी भी कहा जाता है। अब इन शाकाहारी को खाने वाले जो होते हैं, अब इनसे भोजन जो लेंगे वो मांसाहारी लेंगे, मांसाहारी भोजन इनसे लेते हैं। अब जो मांसाहारी जो भोजन लेते हैं इसके अंतर्गत जैसे शेर, तेंदुआ, गिद्ध, चीता, बाघ या अन्य जो भी जंतु होंगे जो शाकाहारी को खाने वाले होते हैं, उन शाकाहारी को खाने वाले होते हैं मांसाहारी होते हैं। मांसाहारी का मतलब हुआ शेर, तेंदुआ, गिद्ध, चीता, बाघ या अन्य
जो जानवर होते हैं, जंगली सियार हुआ, कुत्ता हुआ, बिल्ली हुई, ये भी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो हरे पौधों से ऊर्जा आगे बढ़ी, शाकाहारी के पास पहुंची, शाकाहारी को खाने के लिए मांसाहारी हैं, तो मांसाहारी जो तृतीय पोषण स्तर है वो मांसाहारी को कहा जाएगा। अब इन सबको खाने वाले जो होते हैं, क्योंकि मांसाहारी को खाने वाला होगा जो सर्वाहारी होगा, सर्वाहारी होता है। अब सर्वाहारी का मतलब होगा मांस खाने वाला भी होगा, शाकाहारी को खाने वाला, मांसाहारी को खाने वाला भी होगा, शाकाहारी को खाने वाला भी होगा, और जितने उत्पादक हैं इनको खाने वाला भी होता है, उसे कहा जाता है सर्वाहारी। तो बहुत सारे जीव जंतु हैं जो सर्वाहारी की श्रेणी में रखे जाते हैं। इसी क्रम में जो मानव है, मानव को सर्वाहारी श्रेणी के क्रम में रखा गया है। तो सर्वाहारी के क्रम में क्योंकि मोस्टली जो चतुर्थ पोषण स्तर है वो सर्वाहारी है, जिसमें अन्य जीव जंतुओं के साथ साथ में मानव को भी इसमें रखा गया है। तो मानव एक सर्वाहारी प्राणी के रूप में है किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में। तो ये जो पोषण स्तर है, तो जिसमें भोजन का स्थानांतरण एक जीव से अन्य जीव में होता है, इसी को नाम दिया जाता है पोषण स्तर, नाम दिया जाता है आहार स्तर या पोषण स्तर नाम दिया जाता है। तो ये जो निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर तक हैं, 4 ही पोषण स्तर आए हैं। इसी क्रम में जो पारिस्थितिकी तंत्र के जो प्रमुख ये टॉपिक हैं, पोषण स्तर तक हो गया है। इसी पोषण स्तर में आगे हम आपको जो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल कैसे कैसे बनता है और किन किन क्षेत्रों का खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला बनती है, कैसे आपस में उनका संबंध होता है, इसी क्रम में ये टॉपिक आपको बाद में आपको देखा जाएगा। लेकिन इससे पहले जो पारिस्थितिकी तंत्र की जो विशेषताएं थीं, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता थी, पारिस्थितिकी तंत्र की क्रियाशीलता थी, और जैविक अजैविक घटकों का कैसे अंतर संबंध बनता है, ये टॉपिक आपके हो गए हैं। इसी क्रम में जो अगला टॉपिक होगा वो पारिस्थितिकी पिरामिड, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये पारिस्थितिकीय पिरामिड। तो अगला जो टॉपिक है वो पारिस्थितिकीय पिरामिड। पिरामिड या पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता के बाद पारिस्थितिकीय पिरामिड जो नोट्स हैं वो हमें उसमें जानना है। तो पारिस्थितिकीय जो पिरामिड हैं, पिरामिड की जो संकल्पना है, वो संकल्पना जो की है वो एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है एल्टन महोदय। एल्टन महोदय ने पारिस्थितिकीय पिरामिड की संकल्पना की थी। अब जो पारिस्थितिकी पिरामिड होता है वो 2 ही प्रकार का बनता है। या तो पारिस्थितिकी पिरामिड होगा तो या तो वो सीधा बनेगा, या फिर पारिस्थितिकी पिरामिड उल्टा बनेगा। सीधा बनेगा मतलब जिसका आधार चौड़ा है, ठीक है, जिसका आधार चौड़ा है। उल्टा बनेगा तो जिसका जो आधार सकरा है लेकिन जो शीर्ष है वो चौड़ा है। लेकिन पारिस्थितिकी पिरामिड बनने के क्रम में आपस में कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र हो, किसी भी प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र हो ग्लोब पर,
उन जो वहाँ प्रमुख जो घटक पाए जाते हैं या जो पोषण स्तर पाए जाते हैं उनमें आपस में एक दूसरे में संबंध होना चाहिए, एक दूसरे पर निर्भर होना चाहिए, तभी जाकर के पारिस्थितिकी पिरामिड बनेगा। तो उल्टा भी बन सकता है और सीधा भी बन सकता है। तो जो पारिस्थितिकी पिरामिड होते हैं, पहले तो हमें इनके प्रकार को जान लेना है। ठीक है, पारिस्थितिकी पिरामिड जो होते हैं वो 3 प्रकार का होता है। पारिस्थितिकी पिरामिड या तो वो पारिस्थितिकी जो पिरामिड होगा 3 प्रकार से बनता है, या तो संख्या के आधार पर होगा, संख्या के आधार पर पारिस्थितिकी तंत्र, बायोमास या जीव भार के आधार पर पारिस्थितिकी तंत्र, बायोमास के आधार पर, या फिर ऊर्जा के आधार पर। तो पारिस्थितिकी जो एल्टन महोदय हैं, एल्टन महोदय ने किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में या किसी भी क्षेत्र की पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना के क्रम में 3 प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिडों की संकल्पना की है। जनसंख्या के आधार पर नंबर 1, दूसरा बायोमास या जैव भार के आधार पर, और जो तीसरा है वो ऊर्जा के आधार पर। पिरामिड कैसे कैसे बनते हैं, उल्टा या सीधा, तो इस प्रकार से हम इस संकल्पना को देख लेते हैं। तो जो पारिस्थितिकी पिरामिड हैं वो जनसंख्या के आधार पर दोनों प्रकार के बन सकते हैं, उल्टा भी बन सकता है और सीधा भी बन सकता है। तो जनसंख्या या संख्या के आधार पर जो पारिस्थितिकी पिरामिड होगा वो उल्टा भी बन सकता है और सीधा भी बन सकता है। जैसे यदि हम संकल्पना करें कि स्थलीय भाग का, जैसे स्थलीय भाग का पारिस्थितिकी जो तंत्र का जो पिरामिड होगा वो सीधा बनेगा। ठीक है, सीधा कैसे बनेगा कि देखिएगा, हरे पौधे इनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा है, हरे पौधे इनकी संख्या अधिक पाई जाती है। हरे पौधों को खाने वाले शाकाहारी होंगे, शाकाहारी इनकी संख्या हरे पौधों से कम होती है। शाकाहारी को खाने वाले जो अगले क्रम में जो शाकाहारी को खाने वाले वो होंगे मांसाहारी होंगे, इनकी संख्या शाकाहारी से कम हो जाएगी। इनको खाने वाले सर्वाहारी होंगे, ठीक है, और सबको खाने वाले होंगे अपघटक होंगे। तो ये जो क्रम बन रहा है किसी स्थलीय भाग का ये पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, स्थलीय भाग का ये पारिस्थितिकी तंत्र है। ये जो पारिस्थितिकी तंत्र जो बन रहा है आपस में एक दूसरे पर निर्भर हैं। ठीक है, शाकाहारी हरे पौधे से भोजन शाकाहारी लेंगे, शाकाहारी से मांसाहारी, और इनकी जैसे हम उच्च क्रम में जाएंगे तो संख्या में क्या आती जाएगी, कमी आती जाएगी। और इसका जो आधार है, आधार चौड़ा है और शीर्ष क्रम से सकरा होता जा रहा है। तो ये जो स्थलीय भाग का है ये पिरामिड कैसा बन रहा है, सीधा पिरामिड बन रहा है। अब स्थलीय भाग का पिरामिड जो होगा वो उल्टा भी बन सकता है। अब स्थलीय भाग का ही उल्टा जो पारिस्थितिकी पिरामिड होगा, अब उल्टा बनाना है तो उल्टा जो पारिस्थितिकी पिरामिड होगा इसका मतलब होगा शीर्ष करना है चौड़ा और आधार करना है सकरा। अब ऐसी स्थिति कहाँ बन सकती है, तो ऐसी स्थिति जैसे मान लीजिएगा कि कोई एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है, मान लीजिएगा वो पेड़ बरगद का है या कोई भी पेड़ हो। इस पेड़ पर निवास करने वाले जो पक्षियों की संख्या होगी, देखिए एक संबंध बन रहा है,
पेड़ एक है, संख्या एक ही है, उस पेड़ पर निवास करने वाले पक्षियों की संख्या अधिक होगी, संख्या बढ़ रही है। संबंध है, निवास दे रहा है पेड़, संबंध है पारिस्थितिकी तंत्र में। इन पक्षियों पर निवास करने वाले परजीवी, इन परजीवी की संख्या और अधिक होगी। हो सकता है कि एक पक्षी के ऊपर 2, 4, 10 जो कीट होते हैं या जो अन्य जो परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, एक पक्षी पर 10-20 हो सकते हैं, संख्या बढ़ रही है। तो ये जो किसी पेड़ का पारिस्थितिकी पिरामिड है, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो संख्या में क्या हो रही है, संख्या में वृद्धि हो रही है। लेकिन एक पेड़ का पारिस्थितिकी तंत्र बन रहा है, लेकिन कैसा बन रहा है, उल्टा पारिस्थितिकी पिरामिड बन रहा है। ठीक है, तो ये स्थलीय भाग का पारिस्थितिकी पिरामिड दोनों प्रकार से बन सकता है, सीधा भी बन गया है और उल्टा भी बन गया है। अब जो वार्तालाप करते हैं वो वार्तालाप बायोमास या जीव भाग, बायोमास या जीव भाग के आधार पर भी यदि हम वार्तालाप करें, तो जीव भाग के आधार पर यदि हम वार्तालाप करेंगे तो जीव भाग बायोमास, ठीक, अब वो स्थलीय भाग हो चाहे जलीय भाग हो, तो जीव भाग पर जो पारिस्थितिकी पिरामिड है वो दो ही जीव भाग के आधार पर, या तो वो स्थलीय भाग पर बन सकता है या फिर वही पारिस्थितिकीय तंत्र जलीय भाग में भी बन सकता है। तो स्थलीय भाग का जो पारिस्थितिकी तंत्र है, ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इसको यहाँ पूरा का पूरा लागू कर दीजिएगा। तो क्योंकि यहाँ पर जीव भार है, ठीक है, तो जो जीव भार है, जैसे हरे पौधों का यहाँ पर ऐसे सीधा बना लेंगे, ठीक है, जो हरे पौधे हैं, हरे पौधों का जो मास होगा या जो भार होगा वो अधिक होगा, शाकाहारी का जो भार होगा वो इससे कम होगा, जो मांसाहारी हैं उनका जो भार होगा शाकाहारी से कम होगा, या जो सर्वाहारी हैं इनका भार कम होगा। तो धीमे धीमे करके ऊपर जाएंगे, भार में कमी आती जा रही है। तो जीव भाग के आधार पर जो स्थलीय भाग है, स्थलीय भाग का जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो सीधा बन रहा है। और यदि हम पेड़ का कहें तो पेड़ का तो चूंकि जीव भाग घट ही रहा है, तो वो भी इसी प्रकार इसी क्रम में आ जाएगा। अब इसका उल्टा कर देंगे, पेड़ का भार बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, तो ऊपर जाएंगे तो ये कम होता जाएगा, तो ये भी सीधा ही बनेगा। ये जो अभी उल्टा है, बाहर के आधार पर इसे कर देंगे, सीधा कर देंगे, तो जैसे यही सीधा भी बन सकता है। एक पेड़ का देख लीजिएगा, ठीक है, जैसे पेड़, ठीक है, पेड़ है, बरगद का पेड़ है, भार ज़्यादा होगा, पक्षियों का जो भार होगा वो इससे पेड़ की अपेक्षा कम हो जाएगी, जो परजीवी हैं इनका भार का बहुत ही कम होगा। तो इस आधार पर यदि जीव भार का, बायोमास का यदि हम पारिस्थितिक पिरामिड देखें तो ये सीधा ही बनेगा। लेकिन अब जो जलीय भाग का पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है, जलीय भाग का जो पारिस्थितिकी तंत्र है, और ये जलीय भाग का जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो उल्टा बनेगा, भार के आधार पर उल्टा बनेगा। उल्टा बनाना है, एक संबंध बनाना है। जलीय भाग में आप चले जाइए, अब किसी भी जलीय भाग में, चाहे तालाब, नदी, झील या फिर सागर, महासागर, खाड़ी, आप किसी भी जलीय भाग में जाइएगा तो जो क्रम बनेगा, ठीक है, जैसे
जलीय भाग में तो सूक्ष्म वनस्पति होती है वो शैवाल होती है, भार कम होगा। शैवाल को खाने वाले हो सकते हैं कि वहाँ पर छोटी मछलियाँ हों, छोटी मछलियाँ, भार बढ़ गया। छोटी मछलियों को खाने वाली बड़ी मछलियाँ तो भार और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस क्रम में तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का जो प्रांगण बनता है वो उल्टा प्रांगण बनता है। लास्ट में एक प्रांगण बचता है और वो जो प्रांगण है वो ऊर्जा का प्रांगण है। तो अब ऊर्जा का प्रांगण, चूंकि यदि हम 10% का नियम लागू करें, 10% का नियम लागू करते हैं, अब ये 10% के नियम के अनुसार, 10% के नियम के अनुसार निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर तक जाने में ऊर्जा का प्रवाह तो एक दिशीय हो रहा था, लेकिन एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाने पर ऊर्जा की मात्रा क्रमशः घट रही थी। तो निम्न पोषण स्तर से यदि हम उच्च पोषण स्तर तक जाएं, ठीक है, जैसे हरे पौधों के पास ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, 10% का नियम लगाएंगे तो जो शाकाहारी है, शाकाहारी के बाद पौधों से कम ऊर्जा होगी, और जो मांसाहारी है, मांसाहारी के पास ऊर्जा और कम पहुंचेगी, और जो सर्वाहारी है, सर्वाहारी की ऊर्जा बहुत कम पहुंचेगी। तो यदि हम निम्न पोषण स्तर से ऊर्जा उच्च पोषण स्तर में जाएं तो जो एनर्जी होगी, एनर्जी में कमी आएगी, 10% का नियम इसमें लागू हो जाएगा। तो आधार इसका बहुत चौड़ा है, यानी कि हरे पौधों के पास बहुत ज़्यादा ऊर्जा है जबकि सर्वाहारी के पास बहुत कम ऊर्जा है। तो ऊर्जा नीचे से ऊपर जाने पर घट रही है। तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में यदि हम लागू करें, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में यदि हम ऊर्जा या जो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रांगण देखें तो ऊर्जा का प्रांगण हमेशा 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 सीधा बनेगा, ठीक, ये सीधा ही बनेगा। तो जो एल्टन महोदय ने पारिस्थितिकी प्रांगण की जो संकल्पना की वो इस प्रकार से पारिस्थितिकी प्रांगण बन रहे हैं संख्या के आधार पर, जीव भार के आधार पर और ऊर्जा के आधार पर। ये तीन ही प्रकार के प्रांगण बनते हैं। तो इस क्रम में यदि हम आगे देखें तो जो पारिस्थितिकी प्रांगण हैं, ठीक है, इसी क्रम में आगे पारिस्थितिकी प्रांगण में थोड़ा सा लिखना। तो जो पारिस्थितिकी प्रांगण है इसमें थोड़ा सा लिखने का कार्य करना है। तो लिखने का काम, क्योंकि डायग्राम तो आपने बना ही लिए होंगे, स्पष्ट डायग्राम आपको दिख रहे होंगे, समझ में भी पूरा आपको आ गया होगा। तो जो एट लास्ट में है वो 3 के बारे में आपको लिखना है। नंबर 1 संख्या के आधार पर, नंबर 2 जीव भार के आधार पर और नंबर 3 ऊर्जा के आधार पर। तो चाहे तो आप पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिएगा या फिर डायरेक्ट नंबर 1 2 3 हेडिंग ही डाल दीजिएगा। तो नंबर 1 मतलब जनसंख्या या संख्या के आधार पर लिखिएगा। इसमें एक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र में, एक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र में मौलिक उत्पादों की संख्या, मौलिक उत्पादों की संख्या अधिक होती है, मौलिक उत्पादों की संख्या अधिक होती है जबकि उपभोक्ता स्तर पर संख्या, उपभोक्ता स्तर पर संख्या कम हो जाती है, उपभोक्ता स्तर पर संख्या
कम हो जाती है। इस प्रकार सीधे पिरामिड की आकृति का निर्माण होता है। वहीं पर किसी एक ही वृक्ष का पारिस्थितिकीय पिरामिड उल्टा बनता है। पारिस्थितिकीय पिरामिड उल्टा बनता है क्योंकि एक पेड़ पर संख्या एक ही है। एक पेड़ पर या एक पेड़ के ऊपर आश्रित पक्षियों की संख्या अधिक रहती है और इन पक्षियों के ऊपर निवास करने वाले परजीवियों की संख्या अधिक पाई जाती है। जनसंख्या के आधार पर हो गया है। नंबर 2, जीव भार बायोमास के आधार पर या तो हेड डाल लीजिएगा या नंबर 2 डाल लीजिएगा या पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित प्राणियों के समस्त शुष्क भाग को प्रदर्शित करने वाले पिरामिड को जीव भार का पिरामिड कहा जाता है। जीव भार का पिरामिड कहा जाता है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधों का जीव भार अधिक पाया जाता है जो उच्च पोषण स्तर पर क्रमशः जीव भार कम होता जाता है। इस प्रकार से स्थलीय भाग का
पारिस्थितिकीय पिरामिड सीधा बनता है, पारिस्थितिकीय पिरामिड सीधा बनता है। जबकि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड उल्टा बनता है। जल में पाए जाने वाले शैवाल जिनका शुष्क भाग कम होता है और शैवालों पर आश्रित छोटी मछलियां एवं इन छोटी मछलियों पर आश्रित बड़ी मछलियों का भार क्रमशः बढ़ता जाता है। जिस कारण से पारिस्थितिकीय पिरामिड उल्टा बन जाता है। पारिस्थितिकीय पिरामिड उल्टा बन जाता है। ठीक है। अब आओ जीव भार के अलावा अब जो तीसरा जो पिरामिड है वो ऊर्जा का पिरामिड है, जो हमेशा सीधा बनता है। तो चाहे तो ऊर्जा का पिरामिड हेडिंग डाल लीजिएगा, चाहे नंबर 3 हेडिंग डाल लीजिएगा या फिर पैराग्राफ चेक कर लीजिएगा। आहार श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर या प्रत्येक पोषण स्तर पर उपभोक्ता 10% ऊर्जा को ही अपने शरीर भार में रूपांतरित करते हैं। इस प्रकार किसी पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक ऊर्जा हरे पौधों के पास होती है, जबकि उपभोक्ता स्तर पर इस ऊर्जा में कमी आती जाती है। जिससे ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। चलिए, तो जो आज जो आपको वीडियो दिया गया है, तो जो छोटे छोटे टॉपिक्स थे कि पारिस्थितिकी तंत्र का जो पहले तो विशेषताएं इससे पिछले वीडियो में आपको बता दी गई थी। यहाँ पर जो प्रमुख जो पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता क्या होती है, क्रियाशीलता क्या होती है, या पारिस्थितिकी तंत्र के पिरामिड कौन कौन से पिरामिड हैं, उल्टे बनते हैं या सीधे बनते हैं, या जो पोषण स्तर की बात अभी हुई है
तो ये जो आज आपको जो वीडियो जो ऑनलाइन दिया जा रहा है, इसके माध्यम से आपको पारिस्थितिकी तंत्र के जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इन सबको मिलाकर के पूरी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको आपको वीडियो के माध्यम से दिया गया है। इसी क्रम में अभी पारिस्थितिकी तंत्र का टॉपिक पूरा नहीं हुआ है। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित विभिन्न प्रकार की शब्दावली है, उस शब्दावली को जानना है। पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक होते हैं, अपघटक के अलावा जो मृतोपजीवी, परजीवी, सहजीवी या सहभोजी या जो कीटभक्षी पौधे वगैरह होते हैं, इनको जानना है। इसी क्रम में खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल को आपको जानना है। और इसके अलावा जो छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे, जैसे जैव आवर्धन है, किसे कहा जाता है, या छोटे छोटे टॉपिक्स और भी हैं, तो इनको आगे इसी क्रम में आगे आपको ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपको दिए जाएंगे। लेकिन जो ये प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र के टॉपिक हैं, इनको आपको नोट करते जाना है। चलिए, तो इसी क्रम में आगे नेक्स्ट वीडियो भी आपका पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित ही आपको दिया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।